सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर पीटी शर्मा, स्टडी सेंटर अर्वाचीन एजुकेयर 29054। आज हम MSD 6 के अंतर्गत हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, इसमें खंड जो कि 8 खंडों में विभाजित है, आप देख पा रहे हैं कि इसमें आज हम पहला खंड यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका और आदिकाल के बारे में जानेंगे। और इसमें आप देखेंगे कि खंड 1 के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका और आदिकाल के अंतर्गत जो रूपरेखा है उसमें हम वैसे तो इसमें 15 जो शीर्षक हैं 15 शीर्षक हैं, लेकिन हम जानेंगे सबसे पहले उद्देश्य, प्रस्तावना और पृष्ठभूमि। उसके बाद के जो काल हैं वो हम उसके बाद जानेंगे, जब हम इन तीनों के बारे में पहले क्लियर कर लेंगे। तो यानी कि जो हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका और आदिकाल, इसमें हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस उद्देश्य के अंतर्गत, ऐसा कौन सा ऐसा उद्देश्य है जिसके अंतर्गत हम हिंदी साहित्य के इतिहास में हमें क्यों 1000 वर्ष के हिंदी साहित्य के इतिहास को उसमें काल विभाजन और नामकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। और अगर हम नामकरण नहीं करेंगे तो क्या हम नामकरण और इसका काल विभाजन नहीं करेंगे तो क्या हम बिना किसी परेशानी के उसे पढ़ पाएंगे। क्या ये संभव हो पाएगा कि हम उसे पढ़ पाएंगे। आने वाली कठिनाइयों के बारे में काल विभाजन और नामकरण के आधार पर साहित्य के इतिहास में जो काल विभाजन का नामकरण है, क्या वो एक ही है, क्या दोनों के बीच में हम कोई समानता बना पाते हैं। आदिकाल की जो सीमा है, समय सीमा क्या है, या उसके ऊपर जो वाद विवाद हुआ है वो कैसे वो किस तरह से हल होना है या कल हल हुआ था, तथा भक्ति और रीति का काल विभाजन और नामकरण, आधुनिक काल का विकास। उद्देश्य के अंतर्गत यानी कि पूरे इस इकाई का क्या उद्देश्य है, इसके अंतर्गत हम ये सब चीज़ जानेंगे। और प्रस्तावना है कि किस तरीके से हम हिंदी साहित्य के इतिहास जो कि 1000 वर्ष पुराना है उसे कैसे पढ़ें, कैसे हम उसे काल खंडों में विभाजित करें। और अगर हम दूसरा प्रश्न जो उठता है वो ये है कि खंडों में विभाजित करने की हमें आवश्यकता ही क्यों है। क्या हम बिना खंडों में विभाजित करे हुए विभाजन को यानी कि नामकरण के आधार पर नहीं पढ़ सकते हैं। और अगर हम नहीं पढ़ सकते हैं तो इसके प्रमाण क्या होंगे। क्या वास्तविक प्रमाण केवल ऐतिहासिक होंगे यानी कि इतिहास पर आधारित होंगे, या फिर इतिहासकार की जो संकल्पना है यानी कि उसकी जो सोच है उस पर आधारित होंगे। ये प्रमाणिकता के दो ऐसे पैमाने हैं जिस पर कि हिंदी साहित्य के इतिहास को हमने जाना है। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या है, अब इसके अंतर्गत आप जानेंगे कि किस तरीके से पृष्ठभूमि के अंतर्गत आप जानने वाले हैं कि किस तरीके से जो हिंदी साहित्य का इतिहास है जो कि हमारा 1000 वर्ष पुराना है, इसका जो विभाजन काल है, वो जो युग का जो इतिहास है वो क्यों अनिवार्य है, क्यों हमने इतना अनिवार्य कर दिया है। क्या इतिहास में एक प्रकार का जो आलोचना की जो एक तरह से चेतना होती है, आलोचना की चेतना यानी कि आलोचना की जो प्रवृत्ति होती है इतिहास में कि क्या ये तथ्य सही है या नहीं है, इस बात पर जीवन और संस्कृति का जो परीक्षण है हम वो करते हैं। और जीवन जो है, जो हमें क्या समाज से हमारा जीवन जुड़ा हुआ होता है, और जो संस्कृति है वो हमारे साहित्य में भी नज़र आती है। इन दोनों के बीच के रिश्तों की जो पहचान है उससे हमें जोड़ना है। यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल बार बार कहते हैं, उन्होंने अपनी एक टिप्पणी में कहा है कि इतिहास की ओर बार बार लौटने की ज़रूरत है, क्योंकि इतिहास क्या करता है, इतिहास की ओर इसलिए हमें लौटना ज़रूरी है क्योंकि इतिहास क्या करता है, हमारी दृष्टि को आलोचनात्मक बनाता है। उस आलोचनात्मक प्रवृत्ति के कारण ही हम ये बोध अर्जित यानी कि ये ज्ञान हम कर पाते हैं कि इतिहास के बीच हमारा जो संबंध है वो कार्य और कारण के बीच का संबंध है, और इसी से हम जुड़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के विषय में उन्होंने लिखा भी है कि जो शिक्षित जनता है, शिक्षित जनता का आप इसमें देखेंगे कि शिक्षित जनता की जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के जो परिवर्तित रूप आए हैं उनसे बहुत सारी काव्य की विभिन्न धाराएं बनती हैं। और उन विभिन्न धाराओं के अंतर्गत हमें क्या मिलता है कि काल विभाजन के बिना हम जो हिंदी साहित्य है या कोई भी साहित्य है उसका बिना किसी कठिनाई के तो हम पठन कर ही नहीं सकते, क्योंकि 8-7 वर्षों की जो हमारी
संचित ग्रंथ हैं वो सब हम कैसे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम इस बात को अगर देखें कि वैसे तो हमारी समाज में शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के ही लोगों का समावेश है, और कुछ कम पढ़े हैं और कुछ साहित्य से ही जुड़े हुए हैं। तो अगर इस शब्द को छोड़ दें तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि बिना किसी ठोस आधार के हम काल का विभाजन तो कर ही नहीं सकते। क्या काल का विभाजन हम साहित्य के आधार पर कर रहे हैं, या काल का विभाजन हम इतिहास के आधार पर कर रहे हैं? इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जो रूप आता है कि साहित्य के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व यह है कि जो साहित्य है वो उस समय के युग से जुड़ा हुआ है या अनुभवों के या युग के अनुभवों से जुड़ा हुआ है। इस पर विश्लेषण बहुत आवश्यक है। और अगर बिना किसी इतिहास की दृष्टि से निर्मित अगर नहीं होगा हमारा जो साहित्य, तो हमारा जो साहित्य है क्या वो हमारे अतीत की ओर झुकाव है उसका, या फिर हम जानेंगे कि हम भविष्य की ओर या भविष्य की तरफ हम देख रहे हैं। तो ऐतिहासिक सामाजिक संदर्भ की पहचान करना ही साहित्य के कालखंडों का विशेष उद्देश्य रहा है। इसी पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि तीसरी बात ये निकल कर आती है कि जो साहित्य का जो वास्तविक तथ्य वास्तविक क्या है, कि क्या वो हमारे बीच में हम सिर्फ एक कल्पना कर सकते हैं, साहित्यकार के मन की कल्पना है, या फिर वो समाज और जीवन से जुड़ा हुआ है। ये दोनों ही है कि क्या समाज और जीवन से जुड़ा हुआ तथ्य है जो इतिहास को, क्योंकि कभी कभी इतिहास के जो स्रोत हैं वो हमारे साहित्यिक स्रोतों से बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं। और ये भी हो सकता है तीसरा प्रश्न कि इतिहास का वास्तविक तथ्य क्या इतिहासकार के मन की कल्पना है, तो इसके बारे में भी हम विवेचन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसी को बहुत महत्वपूर्ण कवि मानते हैं, क्योंकि जो कुछ समाज के समन्वयक हैं और समाज में उनकी बहुत ही उनकी जो रचना रही है रामचरितमानस, उसने समाज के का बहुत ही लोकार्पण भी किया है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि उल्टा जो तुलसी हैं वो आचार्य शुक्ल के कट्टरवाद, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रही हूँ कि जो कट्टरवाद और मर्यादावाद है वो नैतिकतावाद पर खरे उतारते हैं। उधर आचार्य शुक्ल तुलसी की तरह समाज में अव्यवस्था स्वीकार नहीं करते हैं। आचार्य शुक्ल, क्योंकि है ना उस समय में जो सामाजिक गतिविधियाँ थी वहाँ तुलसी ने तो उसी के अनुरूप अपने साहित्य को रचा। आचार्य शुक्ल के इतिहास की जो सीमाएं हैं जब सामने आती हैं तो तुलसीदास की जो कृति के ऐतिहासिक दस्तावेज हैं वो, और आचार्य शुक्ल के ऐतिहासिक विश्लेषण और मूल्यांकन हम इतिहास की दृष्टि से कर पाते हैं, क्योंकि दोनों को मूल्यांकन करने का जो तरीका है, जो दृष्टि है, वो उनकी जो सीमाएं हैं वो स्पष्ट हैं और बिल्कुल अलग अलग हैं। अगली हम वीडियो में आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे कि काल विभाजन में आने वाली समस्याएं कौन कौन सी हैं। धन्यवाद।